मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आज मैं आपको 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो समझाने वाली हूँ, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगी। हड़प्पा सभ्यता से पहले कुछ एक्स्ट्रा आपको बताऊंगी जो आपकी बुक में नहीं है। आज अगर हम दृष्टि डालते हैं पूरे विश्व में, तो जो भी सभ्यताएं हैं, जो भी प्राचीनतम सभ्यताएं हमें नजर आती है, वो कोई ना कोई नदी के किनारे पर होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह दो नदियों, कौन सी दो नदियों, दजला और फरात, दजला नदी और फरात नदी के किनारे पर, फरात नदी के बीच में जो है स्थापित हुई थी। दजला और फरात नदियां जो थी वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी और इसी वजह से मेसोपोटामिया जो है सभ्यता का उदय होता है, जिसके बारे में आपने 11th में पढ़ा है। दोनों नदियां बहुत ही बढ़िया मिट्टी लेकर आती। नीचे वाला जो रेगिस्तानी एरिया था वहां पर हमने बहुत ही शानदार सभ्यता पढ़ी थी और उरुक मारी नगर पढ़े थे। इसी तरह से अगर हम बात करें मिस्र की सभ्यता की, जो नील नदी घाटी सभ्यता कहलाती है, क्या कहलाती है, नील नदी घाटी सभ्यता कहलाती है। मिस्र की सभ्यता की अगर हम बात करें तो नील नदी घाटी सभ्यता कहलाती है। और इसी प्रकार से अगर चीन की सभ्यता की बात करें तो चीन की सभ्यता जो है वह वांग हो नदी के पास, वांग हो नदी जिसे पीली नदी भी कहते हैं, वांग हो नदी जो है उसके किनारे पर चीन की सभ्यता, बहुत ही शानदार सभ्यता फली फूली। इसी प्रकार से आपका जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताया गया है सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में। क्या आप जानते हैं ये जो भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे पर, नदियों के आसपास ही क्यों विकसित हुई? क्वेश्चन है मेरा कि बताओ, नदियों के आसपास ही ये सभ्यताएं जो भी पूरे विश्व में मिलती है, उसका क्या कारण रहा कि नदियों के आसपास विकसित हुई? तो देखो, जो नदियां हैं बच्चों, वो पानी लेकर आती है, लेकिन साथ साथ में क्या लेकर आती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। उस मिट्टी की वजह से बहुत ही शानदार खेतीबाड़ी होती है, कृषि होती है। जब कृषि होगी तो पैसा होगा, शक्ति होगी, साम्राज्य होगा। यही कारण है कि नदियों के आसपास सभ्यताएं विकसित हुई। दूसरा, अगर हम बात करें आवागमन की, देखो कोई भी सभ्यता है, सबसे जरूरी चीज क्या है, आवागमन। अगर आने जाने का रास्ता सुलभ हो जाएगा, सस्ता होगा, तो वो सभ्यता बहुत ही शानदार विकसित हो। अगर हम सड़कों का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो सड़कों के निर्माण के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिर बैलगाड़ी पे सामान भेजते तो बैल को खाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर नदियों में हम सामान भेजते नाव में, तो इतना कोई खर्चा नहीं आता, सड़क बनानी नहीं है। हवा के वेग से, जलधाराओं के वेग से वो क्या होगी, बोट आगे चलती चली जाएगी। तो इस प्रकार नदियों के आसपास सभ्यता विकसित होने के कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो नंबर 1, उपजाऊ मिट्टी जो है वह लेकर आती है नदियां अपने साथ। पानी होता है, इसलिए जनजीवन को पानी चाहिए, जल से तो ही जीवन है। तो जीवन कैसे होगा, अगर हमें जल मिल जाए, तो जल मिल जाता है, उपजाऊ मिट्टी से खाना मिल जाता है और आवागमन के मार्ग जो है वो बहुत ही सस्ते और सुलभ होते हैं। यही कारण है पूरे विश्व में, चाहे मिस्र की सभ्यता ले लो, चाहे नील नदी घाटी की सभ्यता, चाहे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर ले, चाहे चीन की सभ्यता की बात कर ले, सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे पर स्थापित हुई। आइए अब हम बात करते हैं आपके 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वह क्या है, वह है हड़प्पा सभ्यता। क्यों इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया? क्यों चैप्टर का नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता न होकर हड़प्पा सभ्यता रखा? क्यों इस चैप्टर का नाम ईंटे मन के अस्थियां रखा? इन सभी पर थोड़ी सी चर्चा जो है मैं करने वाली हूं। सबसे पहले इस हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के सोर्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में। बताओ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बच्चों आप कैसे जान पाते हो? देखो, एक बहुत ही सरल थ्योरी होती है। जो भी पुरातत्वविद है, जो भी राइटर्स है, जो भी हमारी सभ्यता के बारे में जानते हैं, वह कैसे जानते हैं? उस समय का कोई न कोई लिटरेचर होता है, ग्रंथ होता है, किताबें होती है। जैसे मौर्य काल के खूब सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं, मेगस्थनीज की इंडिका मिलती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है, जिससे हमें पूरी जानकारी उस सभ्यता के बारे में हो जाती है कि बताओ राजा कौन था, किस प्रकार की जनता थी, किस प्रकार की सैनिक व्यवस्था थी, बहुत सारी बातें पता चलती। लेकिन एक बार कल्पना करो बच्चों, अगर ऐसा हो
कि उस समय का कुछ लिखा हुआ मिले ही नहीं, और लिखा हुआ अगर मिल भी गया तो आप उसे पढ़ ना सको। जैसे कि मैंने लिख दिया ये, अब बताओ इसको पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। अब बताओ इस पीरियड के बारे में कुछ जानकारी मुझे दे सकते हो? नहीं। फिर हिस्ट्री कैसे लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो हम खूब पढ़ते हैं, खूब सारे कंपटीशन में सिंधु नदी घाटी सभ्यता पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिली कैसे? देखो बहुत ही अच्छा एक जो आइडिया है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने लगाया। मानो है ना, कहीं पर भी हम असफल नहीं होते, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों, सब कुछ पॉसिबल है। देखो ऐसी एक सभ्यता बता रही हूं जिसमें हमें लिखा हुआ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फिर भी हम उसके बारे में सब कुछ बता देंगे। ये ऐसा खाते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे आभूषण पहनते थे। कैसे? हम पूरा तात्विक वस्तुओं से पता लगाएंगे। हमने जब खुदाई करी तो वहां पर हमें इस प्रकार के आभूषण जो है वह प्राप्त हुए, तो हमें पता चला ना कि वो मोती जो है काम लेते थे, इस प्रकार से मणके बनाते थे, इस प्रकार से शिल्प कार्य वहां पर प्रसिद्ध थे। इसी तरीके से हमें ये मोहर मिली है, मोहर, हड़प्पा की मोहर मिली है, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी होती है। अभी मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगी क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ है। इसी प्रकार से हमें बाट मिले। ये क्या है? बाट है। ये क्या चीज है? बाट, जो तोलने के लिए आज भी हम बाट काम लेते हैं ना, 1 किलोग्राम का बाट है, 500 ग्राम का बाट है। इसी प्रकार से हमें यहां पर भी बहुत सारे खुदाई से बाट मिले। इसके साथ आगे बढ़ते तो ये हमें क्या मिला है? वृषभ। वृषभ यानी बैल। बैल की मृण मूर्ति है। मृण मूर्ति का मतलब क्या होता है? मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी, लेकिन मिट्टी को हम आग में पका देते हैं तो उससे एकदम बढ़िया शानदार सॉलिड जो है हमारे पास टेराकोटा यानी मृण मूर्तियां बन जाती है। यह मृण मूर्ति है। हमें बहुत सारे औजार मिले तो पता चलता है शायद फसलों को इससे काटते होंगे। हमें बहुत सारे मृद भांड मिले, जब अनाज उगा रहे हैं तो इसका मतलब अनाज को सेव भी तो करके रखेंगे, तो बर्तन भांडे भी तो होंगे। यस, हमें ये मृद भांड मिले हैं जिससे हमें उनकी इतनी शानदार शिल्प की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से फयोन्स का बना पात्र है जो संभवतः स्प्रे की बोतल रही होगी। चक्कियां हैं, फलक है, हमें बहुत सारे इसके मनके मिलते हैं। अगर पूछे, क्वेश्चन आता है बताओ हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के सोर्स क्या हैं? अगर याद करोगे तो बार बार भूल जाओगे, लेकिन इमेज देख लोगे तो 100% आपके माइंड में जेरॉक्स हो जाएगी और शानदार तरीके से आप आंसर लिख सकोगे कि हमें वहां से क्या मिलते हैं। आभूषण, मोहरे, बाट, वृषभ की मृण मूर्ति, धातु के बने हुए औजार, मृद भांड, हमें अवतल चक्कियां, फलक, फयोन्स का पात्र, बाट, मनके, ये सब मिलते हैं जिससे हड़प्पा सभ्यता की बारे में बहुत ही शानदार जानकारी मिलती है। अब देखो मैं आपको एक बहुत ही विशिष्ट चीज दिखा रही हूं। क्या दिखा रही हूं? मोहर। इस पे 2022 में भी क्वेश्चन लेटेस्ट पूछा गया और बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु यानी खुदाई से प्राप्त हुई जो वस्तुएं हैं उसको पुरा वस्तु कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? तो ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? मोहर है। मोहर क्या होता है? मोहर कोई बच्चा बता सकता है मोहर क्या होता है? जैसे आज भी आप कोई ऑफिसर से साइन, उसकी सील लगवाते हो। अच्छा, आपकी स्कूल में सील होती है जिस पर आपका स्कूल का लोगो होता है ना, उसी को मोहर कहते हैं। हमें इस प्रकार की खूब सारी मोहरें हड़प्पा की खुदाई से, हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थलों से प्राप्त हुई। यह मोहर है। मोहर, इस पे क्वेश्चन आता है सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? मोहर। विशिष्ट क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा मिली और इससे बहुत सारी बातें हमें समझ में आती है। क्या? देखो यहां पर इसमें हड़प्पाई मोहर, सबसे पहले इसके बारे में यह बताओगे बनी हुई किसकी है? पत्थर की बनी हुई है। पत्थर, सेल खड़ी किसकी बनी हुई है? सेल खड़ी क्या है? पत्थर का नाम है। मिट्टी होती है, मिट्टी उसको पका करके और इस प्रकार से मोहर बनती है। इसका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसका नाम क्या है? सेल खड़ी है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात क्या दिख रही है? इस पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। हम इसे पढ़ तो नहीं पाए हैं लेकिन हमें समझ में जरूर आ रहा है कि कुछ न कुछ चिन्ह जो है इस पर उत्कीर्ण किए हुए हैं। तो यहां तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु मोहर है, यह सेल खड़ी से बनी हुई है और इस पर हड़प्पाई लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है। इस पर क्या उत्कीर्ण है? हड़प्पाई लिपि। ये हड़प्पाई लोग जो है इस तरह से लिखते थे। ये उनकी लिपि है जो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। क्या कह रहा है उसको ठीक ठीक से हम समझ नहीं पाए। जब इसे समझ जाएंगे तो शायद हमारा ज्ञान और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यह इस पर क्या है? हड़प्पाई लिपि के चिन्ह जो है उत्कीर्ण है। हड़प्पाई लिपि के
चिन्ह उत्कीर्ण है। इस पर क्या उत्कीर्ण है? हड़प्पा लिपि के चिन्ह जो है उत्कीर्ण है। और इसके साथ खास बात क्या है? इस पर एक जानवर का चित्र बना हुआ है। इस पर एक जानवर जो है उसका चित्र बना हुआ है, जानवर का चित्र जो है बना हुआ। बस इतना सा तो आंसर है, और यही बोर्ड में पूछा हुआ है, बना है। आपको सिंपल से लिखना है, सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु मोहर है जो सेलखड़ी से बनी है। इस पर हड़प्पा लिपि के चिन्ह जो है वह उत्कीर्ण है और एक जानवर है। ऐसा विद्वानों का आइडिया है बच्चों कि शायद ये किसी व्यक्ति का पद बताता होगा। जैसे आज मैंने कहा आपकी स्कूल का लोगो है, आपकी स्कूल की सील है, कोई ऑफिसर होता है उसकी अपनी सील होती है, तो जरूर ये शायद किसी व्यक्ति का नाम, उसकी पदवी बताता होगा। फिर ये जानवर यहाँ पे क्या कर रहा है? तो ऐसा आइडिया है बच्चों कि शायद जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो पढ़ नहीं सकता, ये लिखा हुआ तो पढ़ा लिखा पड़ेगा, तो वो उस जानवर को अमुक जानवर से अमुक व्यक्ति, अमुक ऑफिसर की पहचान करता होगा। ऐसा आइडिया हमने लगाया है। पुरातत्वविद कहते हैं कि जो जानवर बना हुआ है संभवतः अनपढ़ लोगों को यह संकेत देता है कि यह मोहर किसकी है, उस व्यक्ति की जिसका नाम ऊपर लिखा है, उस व्यक्ति की जिसकी पोस्ट यहाँ पर लिखी। बस इतना सरल सा आपको हड़प्पा की जो मोहर है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति किसे कहा गया। देखो एक शब्द यूज किया है यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक में, संस्कृति। पहले मैं आपको हड़प्पा हटा दो, सिर्फ संस्कृति के बारे में बात करती हूं। संस्कृति क्या है? आपने मुझे गुड मॉर्निंग किया, आपने मेरे प्रति कुछ रेस्पेक्ट बताई, कुछ ऐसे शब्द बोले, कुछ बच्चों ने मां लिखा, यही तो संस्कृति है बच्चों। संस्कृति क्या है वास्तव में? अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो लॉ है, नीति है, हमारे जो नियम है, कायदे कानून है, नियम है, अगर हम बात करें कायदे कानून की, यही तो हमारा क्या है? संस्कृति है। यानी एक व्यक्ति अगर वो समाज में रहता है, व्यक्ति किसका सदस्य? समाज का। देखो अगर मैं जानवर की बात करूं, कोई कुत्ता बिल्ली की बात करूं, तो वो सोसाइटी नहीं है, लेकिन हम जिसमें रहते हैं वहां के कुछ नियम है, कुछ कायदे है, कानून है, जो हम समाज का सदस्य होने के नाते ही सीखते हैं, है ना। तो समाज का सदस्य होने के नाते बहुत सारी आदतें, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा विश्वास, बहुत सारी कलाएं, रीति रिवाज, कानून, इन सब चीजों को हम सीखते हैं। यानी जो दिल में है, जो रेस्पेक्ट की भावनाएं, जो आप प्रेयर करते हो, गॉड को याद करते हो, ये सब कुछ संस्कृति के अंदर आती है। ये तो हुई संस्कृति की बात। और सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता, आज आप मुझे मोबाइल पे देख रहे हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया है, मैं आपको पैनल पे पढ़ा रही हूँ, मैं चौक से ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रही, मैं डस्टर से साफ नहीं कर रही, देखो मैंने ऐसे हाथ रखा और ये साफ हो गया। ये क्या है? यही सभ्यता है। यानी जितना हमने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया बच्चा, वही सभ्यता कहलाती। क्लियर है? सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग चीजें हैं, पहले उसको समझो। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? हड़प्पा संस्कृति किसे कहा गया? तो ये तो हड़प्पा संस्कृति यानी पुरातत्वविदों की भाषा पूछ रहा है। आपके क्वेश्चन आता है, बताओ हड़प्पा संस्कृति से क्या समझते हो? तो हमें हमारी लैंग्वेज नहीं, हमें आर्कियोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में बात करनी होगी। आर्कियोलॉजिस्ट संस्कृति शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के लिए करते हैं। यानी खुदाई से जो बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है, उन पुरा वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं। पुरा वस्तु यानी जो खुदाई से प्राप्त हुई पुरा वस्तुओं का समूह जो है वह संस्कृति कहलाता है। अब अमुक संस्कृति नाम दे दिया हड़प्पा संस्कृति, यानी हड़प्पाई क्षेत्र से मिली हो। यानी क्या हो गया? एक विशेष क्षेत्र से संबंधित हो, जो किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो। इसमें हमने सीमा लगा दी ना कि इस जगह पे मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता हो गई, यानी एक एरिया बता दिया। तो यहां पर लिखना है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, फिर एक खास शैली की हो। हर जगह की अगर हम चीज देखते हैं बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर हमारे मृदभांड देखे, हमारे मन के देखे, तो क्या मेसोपोटामिया में ऐसे मिले? नहीं। यानी ये हमारी स्पेशलिटी है। तो आपको क्या लिखना है? एक विशिष्ट शैली, जिसमें क्या होती है? जो एक विशिष्ट शैली की बनी हो। ऐसी वस्तुएं जो एक विशिष्ट शैली की हो, जो पूरे ग्रुप में मिली, एक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो,
और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम पीरियड। ऐसा थोड़ी है कि हजारों लाखों वर्षों पहले से आज तक मिलती जाए, नहीं, हर सभ्यता का अपना अपना टाइम पीरियड है, यानी एक विशेष काल से संबंधित हो, एक विशेष कालखंड से संबंधित हो, विशेष कालखंड से संबंधित हो, से क्या हो, संबंधित। उन पूरा वस्तुओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, उन पूरा वस्तुओं के समूह को ही हम संस्कृति कहते हैं। यानी आर्कियोलॉजिस्ट संस्कृति शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, पूरा वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं, जो एक विशिष्ट शैली की बनी हो, जो एक विशेष कालखंड से संबंधित हो, जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो और सामान्यतः एक साथ हमें प्राप्त होती हो, उसी को हम हड़प्पा पुरातत्वविद संस्कृति कहते हैं। क्लियर है? तो संस्कृति किसे कहा गया, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, पूरा वस्तुएं हैं जो एक टाइम पीरियड पे मिले, एक एरिया से मिले और एक स्पेशल टेक्निक से बनी हुई है, सभी एक जैसी है, उसी को हम उस सभ्यता से जोड़ते हुए संस्कृति का नाम देते हैं। चलिए, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बता रही हूं। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड काफी बार एग्जामों में पूछा हुआ है। अब देखो, अलग अलग विद्वान है जो अलग अलग मत देते हैं, लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही टाइम पीरियड लिखना है। और एनसीईआरटी जो है वह कहती है इसका टाइम पीरियड क्या है, 2600 ईसा पूर्व से। एनसीईआरटी क्या कहती है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व जो है इसका टाइम पीरियड है। ये याद रखना है आपको, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता जो है विकसित हुई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे किया गया। देखो, अब आपको दिमाग में है कि मैडम सिंधु नदी घाटी सभ्यता है या हड़प्पा, ये क्या है, ये दो नाम कैसे हैं। सबसे पहले ऐसा माना गया कि भाई सिंधु नदी है, नदियों के आसपास जो सभ्यता होती है, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता कह दिया है ना। मेसोपोटामिया दजला फरात के पास की सभ्यता है। ठीक इसी प्रकार से सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र थे, तो वहीं पर हमने उसी के आधार पर नाम दिया सिंधु नदी घाटी सभ्यता। पहले क्या नाम दिया था, पहले नाम दिया सिंधु नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। अब बात आती है, धीरे धीरे बहुत सारे स्थलों की खुदाई की गई और खूब सारे स्थल मिलते चले गए जो एक विशिष्ट शैली से संबंधित थे। वहां पर भी ऐसी की ऐसी मोहरें मिली जैसी हमें सिंधु के आसपास क्षेत्रों में मिल रही थी। धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ, इतने विशाल क्षेत्र तक हमें एक जैसी चीजें मिल रही है जो सिंधु नदी के बहुत दूर है, आसपास नहीं है। तो ये नाम तो रॉन्ग हो गया, सिंधु नदी घाटी यानी सिंधु नदी की घाटी में ही होनी चाहिए। अब क्या किया जाए, तो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, पुरातत्वविद जो थे, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने कहा सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, तो सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है वह हड़प्पा है। सबसे पहला जो खोजा गया स्थल जहां पर इसकी मोहरें हमें मिली, सबसे पहला खोजा गया स्थल जहां पे सबसे पहले हमने खुदाई की थी, खोजा गया स्थल 1921 में हमने हड़प्पा की खुदाई की थी। तो सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हमने क्या कर दिया, इसीलिए इसका नाम कर दिया हड़प्पा सभ्यता। तो आप इसको किस नाम से जानोगे, हड़प्पा सभ्यता। आप सिंधु नदी घाटी सभ्यता नहीं बोलोगे, जो हिस्ट्री नहीं पढ़ते उनके लिए ठीक है सिंधु नदी घाटी सभ्यता, लेकिन जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है यह नाम उपयुक्त नहीं रहा, सही नहीं रहा, क्योंकि बहुत दूर दूर तक इसका विस्तार मिल गया। इसीलिए हमने इसका नाम क्या कर दिया, सबसे पहले खोजे गए स्थल, यानी जहां पर सबसे पहले खुदाई की गई थी 1921 में, जहां पर सबसे पहले जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने 1921 में इसकी खोज की थी। 1921 में इस स्थान की खुदाई की। कौन थे, जॉन मार्शल जो थे उस समय आर्कियोलॉजिकल हेड थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड कौन थे, जॉन मार्शल साहब थे। उस समय 1921 में दयाराम साहनी जी और भी बहुत सारे उनके साथी थे, उनकी सहायता से हड़प्पा की खुदाई हुई थी। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो और बहुत सारे स्थान हमें प्राप्त हुए। तो फर्स्ट जो स्थान हमें मिला उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। क्लियर है? तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस आधार पर किया गया, क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है सबसे पहले खोजे गए स्थल के आधार पर इसका नामकरण किया गया। और सिंधु नदी घाटी नाम उपयुक्त क्यों नहीं है, क्योंकि इसका विस्तार बहुत दूर दूर तक हो गया, इसीलिए यह नामकरण जो है उपयुक्त नहीं है। तो ये मैंने कुछ आपको बातें बताई नामकरण से संबंधित।
अब बात करते हैं आरंभिक, विकसित और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं। मैं तो आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रही हूं, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। फिर ये आरंभिक और विकसित हड़प्पा क्या है। देखो, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व की मैंने बात करी, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, यह क्या थी, यह हड़प्पा सभ्यता थी। लेकिन कोई भी चीज एकदम से नहीं आती। आपने सीधा अल्फाबेट, पहले अल्फाबेट पढ़ा, फिर स्पेलिंग्स पढ़ी, है ना, फिर वर्ड नेम वगैरह आपने पढ़े, तो पहले इनिशियल स्टेज तो कुछ होती है। हड़प्पा सभ्यता डायरेक्ट 2600 ईसा पूर्व अस्तित्व में नहीं आई, इससे पहले कुछ छोटी छोटी अस्तित्व में हमें संरचनाएं आती है। भाई, इस काल में तो हमें बड़े बड़े विशाल स्नानघर, अन्नागार, बड़े बड़े नगर, खूब शानदार सभ्यता दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले, हड़प्पा सभ्यता से पहले भी इन क्षेत्रों में सभ्यता विकसित थी, जिसे हमने क्या कहा, आरंभिक हड़प्पा। बात समझ में आई क्या? आरंभिक हड़प्पा किसे कहा गया? हड़प्पा सभ्यता से पहले भी हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? कुछ स्थानों से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, हमें साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस प्राप्त होते हैं कि यहाँ पर पशुपालन किया जाता था, कृषि होती थी, पशुपालन होता था। शिल्पकारी के साक्ष्य मिलते हैं, शिल्पकारी के हमें एविडेंस मिलते हैं। छोटी छोटी संरचनाएं मिलती है, यानी छोटे छोटे घर बने हुए मिलते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं मिलती, बड़े बड़ी संरचनाएं नहीं मिलती। जैसे हड़प्पा सभ्यता में तो हमें बहुत शानदार चीजें मिलती है, डबल स्टोरी मकान मिलते हैं, कुएं मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलता। लेकिन छोटा छोटा स्थान मिलता है, लोगों के निवास के हमें साक्ष्य मिलते हैं, उससे हमने प्राक हड़प्पा या आरंभिक हड़प्पा कहा। क्लियर है? क्वेश्चन आता है, आरंभिक हड़प्पा से क्या समझते हो? तो हड़प्पा सभ्यता से पहले इस सभ्यता के हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के साक्ष्य मिले, बड़ी संरचनाएं नहीं मिली लेकिन छोटे छोटे साक्ष्य मिले, उसी को हमने आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहा। जब हड़प्पा सभ्यता का 1900 ईसा पूर्व के समय पतन होने लगा, 1900 ईसा पूर्व में हम क्या देखते हैं, पतन की ओर जाने लगी, डिक्लाइन होने लगा इसका। उसके बाद भी हमें कुछ स्थान है जहां पर इसके कुछ अंश मिलते हैं, उसी को हम परवर्ती या अनुवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। बात समझ में आई कि जब हमें बहुत से रीजन बताऊंगी चैप्टर में आपको कि क्या कारण रहे, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई हो गई, बहुत ज्यादा ईंटें बनाई और इसी वजह से बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई कर दी। कुछ विद्वानों का मानना है नदियों ने मार्ग बदल दिया, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का दी एंड हो गया और उसके बाद ग्रामीण हड़प्पा सभ्यता मिलती है, यानी एक नगरीय सभ्यता शानदार और उसके स्थान पर छोटी छोटी हमें बस्तियां मिलती है, शानदार बाट नहीं मिलते, स्थानीय बाट मिलते हैं। तो ये सारी चीजें बताती है कि इसके बाद भी एक सभ्यता थी जिसे परवर्ती हड़प्पा कहा। और जो मेन हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है, इसी को ही इन दोनों से अगर मैं अलग करना चाहूं तो क्या नाम दूं, आप खुद सोचो। तो वह विकसित हड़प्पा होगी कि नहीं? बात समझ में आई? इसे विकसित हड़प्पा क्यों कहा? क्योंकि इस समय बहुत बढ़िया डेवलपमेंट था। विकसित हड़प्पा इसलिए कहा, मुझे इससे और इससे इस सभ्यता को अलग करना था, इसीलिए इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। आइए अब कुछ क्वेश्चन हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में खान पान क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का निर्वाह का साधन क्या था। अब बहुत प्राचीन काल आपको पढ़ा रही हूं तो हमें ये तो पता, ये पिज्जा बर्गर तो नहीं आएंगे, मैकडोनल्ड से ऑर्डर तो हम दे नहीं सकते। तो उस समय क्या होता था, तो या तो पेड़ पौधों से प्राप्त जो है उत्पाद को लेते थे या फिर जानवरों की हड्डियां मिली, इससे पता चलता है मांस वगैरह खाते होंगे। सबसे पहली चीज हमें जो मिली है वह क्या मिली है, गेहूं के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिलते हैं? हमें गेहूं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, जौ के साक्ष्य मिलते हैं, बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, दालें, गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, दालें जो है, तिल के साक्ष्य मिलते हैं। सफेद चना जो है उसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? सफेद चना जो है इसके भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, सफेद चना। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको याद कैसे रखोगे ये मुश्किल है। देखो अभी एक ट्रिक से, बहुत शानदार ट्रिक से आपको याद करा रही हूं। सबसे पहले रोटी किसकी खाते हो? तो गेहूं की खाते हैं, जौ की खाते हैं, बाजरे की खाते हैं। तो याद रहेगा गेहूं, जौ, बाजरा।
हड़प्पा सभ्यता से कौन से अनाज के दाने मिले? तो आपका आंसर होगा गेहूं, जौ, बाजरा। ठीक है, ये तो हो गई रोटी की बात। अब सब्जी चाहिए? यस, सब्जी चाहिए। तो चलो हम दाल की बात कर लेते हैं। तो दाल याद रहेगा, दालें मिली है। दाल, दाल के साथ क्या पसंद है भाई? तो आपने कहा मैडम हमें तो चावल पसंद है, तो चलो दाल के साथ चावल ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने कहा नहीं मैडम रोज रोज हम रोटी दाल चावल नहीं खाएंगे, आज तो हमें कुछ स्पेशल खाना है, तो चलो छोले भटूरे बना देते हैं हम। तो छोले से याद रहेगा सफेद चना। क्या लिखा? सफेद चना, सफेद चना। ठीक है, अब आप लोगों में से किसी ने कहा नहीं मैडम हमें तो स्पाइसी नहीं चाहिए, मुझे तो मीठा खाना है, तो चलो हम तिल ले लेते हैं जिससे मीठा बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से याद करोगे, क्या याद करोगे? गेहूं, जौ, बाजरा, दाल, चावल, सफेद चना और तिल। हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से अनाज के दाने मिले? क्वेश्चन आता है, बताओ हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से अनाज जो है उगाते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं, जौ, बाजरा, दाल, चावल, सफेद चना और तिल। एक भी नाम मिस नहीं होगा। क्लियर है? थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, बाजरे के साक्ष्य हमें गुजरात से प्राप्त हुए और चावल के साक्ष्य हमें बहुत ही कम मिलते हैं। बाजरे के साक्ष्य गुजरात से प्राप्त हुए और चावल के साक्ष्य हमें बहुत ही कम प्राप्त हुए। चलो इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्या वो मांसाहारी भी थे? 100%। जब प्राचीन भारत की बात करेंगे तो मनुष्य क्या खाता था? पेड़ पौधों से जो मिला उसको खाया, थोड़ी बहुत कृषि करी। और जानवर, अब जानवर कैसे याद रखें मैडम? देखो बहुत इजी ट्रिक से बता रही हूं आपको। सबसे पहले भेड़ बकरी आराम से याद रहेगा। जानवर को याद करते तो सबसे पहले भेड़ बकरी याद आता है। भेड़ से याद कर लो, भैंस, भ से भेड़, भ से भैंस, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर। बताओ ये चारों नाम याद रहेंगे क्या? भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां हमें मिली है। ऐसा अनुमान है ये पालतू थे, मवेशी थे, मवेशी यानी पालतू जानवर होते होंगे। क्या जंगली जानवर भी मिले? यस, जंगली जानवर भी मिले। इसी सुअर को उठा रही हूं, वराह लिख रही हूं। वराह का मतलब क्या होता है? वराह का मतलब होता है जंगली सुअर। ये सुअर पालतू था और एक जंगली सुअर की हड्डियां भी मिली है, वराह। और उसी के साथ आपको याद रखना है घड़ियाल और हिरण। जंगल में क्या दिखता है? हिरण, सबसे ज्यादा हमें हिरण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा बहुत ही इजी वे में। भेड़, बकरी, भ से भैंस याद करो। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये जंगली जानवर थे। ये जो मैंने आपको बताया ये कैसे जानवर थे? ये जंगली जानवर थे। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये तो आपको लिखना है मवेशी थे, संभवतः पालतू थे। और इसी को आगे उठाओ और उसके साथ बस घड़ियाल और हिरण याद कर लो। ये हो गया आपका पूरा आंसर कि हमें इनकी भी हड्डियां मिली है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि ये जंगली जानवर थे। इसी के साथ साथ चूंकि नदियां हैं बच्चों, तो मछली तो खाएंगे ही खाएंगे। मछली की भी हड्डियां मिली और पक्षियों की भी हड्डियां जो है हमें प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि पक्षियों और मछलियों को भी जो है वो खाते होंगे, क्योंकि हमें क्या मिली है? हमें इनकी हड्डियां जो है प्राप्त। तो इस प्रकार से आप उनके, अगर क्वेश्चन आता है निर्वाह के तरीके, सरवाइव कैसे करते थे, पेट पूजा सबसे पहला काम, तो अच्छे से ध्यान रखोगे। पेड़ पौधों से आपको याद करवा दिया, क्या? गेहूं, जौ, बाजरा, दाल, चावल, सफेद चना और तिल। 100% याद हुआ कि नहीं? बताओ, अच्छे से याद हो गया। फिर अब अगर हम बात करते मांस की, तो भेड़ बकरी से याद करना, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, और सुअर को ही वापस लेकर आना, वराह लिख देना, यानी जंगली सुअर। घड़ियाल, मछली, चूंकि नदियां हैं तो मछली, और इसी के साथ पक्षियों की हड्डियों के साक्ष्य बताते हैं कि मांसाहार जो है करते थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बताओ कृषि की टेक्नोलॉजी क्या थी? कृषि प्रौद्योगिकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है। पुरातत्वविद किस आधार पर कहते हैं कि हड़प्पा वासी बैलों का प्रयोग करते थे? देखो हमें ये तो पता है मोहर से जानवर मिला, लेकिन साथ साथ इस प्रकार का एक जानवर की मूर्तियां मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो है बैल का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, किस आधार पर पुरातत्वविद पता लगाते हैं कि हड़प्पा वासी अपने खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे? सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें हड़प्पा में, हड़प्पाई स्थलों से बहुत सारे अनाज के दाने, अभी पढ़ा चुकी हूं आपको, अनाज के दाने मिले। यानी ये तो हम श्योर हैं कि ये लोग क्या करते थे? ये लोग कृषि करते थे। अनाज के दाने क्या संकेत देते हैं? अनाज के दाने यह संकेत देते हैं कि हड़प्पाई
टाइम पीरियड के अंदर कृषि तो डेवलप थी, तय है ये बात। चलो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, तो आपको ये बताना है कि हड़प्पा से हमें बहुत सारी क्या मिली है, मोहरें, और मोहरों पर क्या मिला है, मोहरों पर रेखांकन मिला है। रेखांकन यानी ये चित्र, रेखांकन का यानी चित्र, हमें जानवर का चित्र मिला है। यह क्या संकेत देता है कि जानवर से परिचित थे, और संभवतः देखो बहुत सी ऐसी मोहरें जहां पर बैल मिली है, तो जिससे पता चलता है कि ये जुताई के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। इसी के साथ साथ हमें क्या मिली है, ये देखो ये क्या है, वृषभ है, बैल, बैल, वृषभ का मतलब क्या होता है, बैल। हमें बैल की, वृषभ की क्या मिली है, वृषभ की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। मृण मूर्ति यानी टेराकोटा, यानी मिट्टी को आग में पका करके बहुत ही शानदार मूर्ति तैयार करते। अगर आप इससे, अगर मुझे आपके आज क्या मिले, मोबाइल का चित्र मिले, तो मैं बता सकती हूँ ना कि आप मोबाइल को प्रयोग करते हैं। आज मुझे बुक्स का चित्र मिले तो मैं बता सकती हूँ आप बुक्स पढ़ते हैं, है ना। तो जो चीज आप यूज करते हो उसी को तो आप ड्रॉ करते हो, उसी के तो खिलौने मिलेंगे। तो इसी प्रकार से हमें इस प्रकार की जो मूर्तियां वहां से मिली, मृण मूर्ति, मूर्ति नहीं लिखोगे, मृण मूर्ति। आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा हमें मोहरों पर रेखांकन मिला है और वृषभ की मृण मूर्तियां यानी आग में पकाई हुई मूर्तियां प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है हड़प्पाई लोग जो है खेती बाड़ी के लिए बैल का प्रयोग करते थे। अभी भी आपने कहा नहीं मैडम 100% हम श्योर नहीं, और बताओ, तो और लो, हमें वहां से हल के खिलौने मिल गए। खिलौनों को कहते हैं प्रतिरूप यानी मॉडल। हमें क्या मिले, हमें हड़प्पाई स्थलों में, विशेष रूप से स्थल के नाम आपके एनसीईआरटी ने दिया है, चोलिस्तान और बनावली। चोलिस्तान के स्थलों से, चोलिस्तान के स्थलों से कहां से मिले ये हमें इस प्रकार के खिलौने, और बनावली से। तो ये दो स्थान है जो बहुत ज्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं कि बताओ मिट्टी के हल के जो प्रतिरूप है, ये मिट्टी से बना हुआ है, खिलौना है, खिलौना। लेकिन खिलौना तो वही होगा ना जो चीज हम यूज करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको बहुत सारे टॉयज में एनिमल्स ला कर देते हैं ताकि वो एनिमल्स को जान सके, यानी जो चीज यूज करते हैं उसी से तो बच्चे खेलेंगे। हमें इस प्रकार के जो खिलौने मिले हैं मिट्टी के हल के, वो बताते हैं हड़प्पा वासी कृषि को जानते थे। कहां से मिले, तो आपको बताना है बनावली और चोलिस्तान। बनावली कहां है, बनावली हरियाणा में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनावली कहां पर स्थित है, हरियाणा में। और चोलिस्तान क्या होता है, चोलिस्तान हमारे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, उसका थोड़ा भाग पाकिस्तान में भी है। जो पाकिस्तान वाला एरिया है वही चोलिस्तान कहलाता है। इसी के साथ हमें बहुत सारे औजार मिले हैं। औजार, ये क्या है, पत्थर है, ये पत्थर के फलक हैं। और ये क्या है, हत्ता, ये इसमें जो आगे लगा हुआ है वो हत्ते हैं, हत्था। तो लकड़ी का हत्ता और उसमें पत्थर के फलक फिट करते होंगे, और इस प्रकार से क्या करते थे, फसलों की कटाई करते होंगे। यह भी बताते हैं कि हड़प्पा वासी खेती बाड़ी करते थे, कृषि टेक्नोलॉजी थी। क्या लिखोगे, लकड़ी के हत्तों में बैठाए गए पत्थर के फलक से पता चलता है कि हड़प्पा वासी कृषि के लिए इनका प्रयोग करते थे। ऐसा भी हो सकता है संभवतः धातु के औजारों का जो है वे प्रयोग करते थे, संभवतः वे धातु के औजारों का प्रयोग करते होंगे, जो हमें कृषि के बारे में बताते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य जो काफी बार बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछते हैं। जुते हुए खेत, देखो अभी तक तो मैंने कहा खेत की जुताई होती थी, बैल मिला, खिलौने मिले, ये तो सारी बातें हुई, कटाई के लिए हमें औजार मिले, लेकिन हमें खेत ही मिल गया पूरा का पूरा। कहां पे, आओ राजस्थान की तरफ चलते हैं। ये राजस्थान में कालीबंगा है, ये इंडिया का मैप है, इसमें राजस्थान में आ जाओ, यहाँ कालीबंगन नामक स्थान मिला। ये कालीबंगन का टीला मैंने आपको दिखाया है। यहां पर पूरे खेत जो है, यानी ये खेत बना हुआ है इस प्रकार का, और यहां पर हमें क्या मिलती है, समकोण पर काटती हुई रेखाएं मिलती है। यानी यहां पर ये लोग क्या करते थे, खेत उगाते थे, खेतों में फसलें उगाते थे। जुते हुए खेत का मतलब क्या है, यहां पर जुताई करी हुई हमें मिल रही है, इसी को हम कहते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो कौन सा स्थान, कालीबंगन नामक स्थान है जहां पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है बहुत बार। वैसे इसका कालीबंगन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहां पर काली चूड़ियां मिली है, इसीलिए इसे कालीबंगन कहते हैं। कहां है ये कालीबंगन, तो ये ध्यान रखना है, ये राजस्थान में स्थित है।
कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, जहां पूरा खेत जो है हमें जुतावा मिला, जो बताता है कि हड़प्पा वासी जो है कृषि करते थे और इसी वजह से हमें क्या मिला है, इसी वजह से हमें जुतावा खेत मिला। लास्ट जो एविडेंस है वह बता रही हूं, हमें इस प्रकार के जलाशय मिले लोथल से, इस प्रकार की कुएं मिले। ये क्या है? जलाशय। जल का संचय क्यों करेंगे? क्योंकि खेती बाड़ी करते होंगे। कुएं क्यों बने हुए मिले हैं? पानी के लिए, पीने के लिए, खेती के लिए। इतना सारा स्टॉक करना यह बताता है कि 100% वो लोग सिंचाई करते थे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो अर्धशुष्क थे, इसके लिए पानी की व्यवस्था करनी होती थी और इसीलिए हमें जलाशय है, कुएं हैं जो प्राप्त होते। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे हुए थे वो मैंने आपको बताया। अगर आप इसी प्रकार से बहुत ही इजी वे में हिस्ट्री को एकदम एक स्टोरी की तरह पढ़ना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही शानदार नंबर लाना चाहते हैं, बहुत ही शानदार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उत्कर्ष से जुड़ना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।